स्वतंत्रता और स्वार्थ। ऐसी आधी कच्ची उदात्तनुदात ऊपर नीचे लुका छुपी करने से सारा शुभत्व विफल हुआ और अशुभ का दर्शन हुआ। स्वदेश से उन्होंने पटियाला आदि रियासतों जैसा द्रोह नहीं किया, परंतु यह अप्रत्यक्ष द्रोह किया कि केवल स्वतंत्रता के शुभ अस्तित्व की आशा में स्वार्थ का अशुभ भाव मन में रखा। इसीलिए वह सिपाहियों का विद्रोह विफल और देश पराजित हुआ। राज आचरण की इस शुभ अशुभता ने या अशुभ शुभता ने लोक आचरण को स्पर्श नहीं किया और इस लोक वर्तन के तेजस्वी आघात से ही पेशावर से कलकत्ता तक रक्त की बरसात हुई। प्रचंड आग लगी ज्वालामुखी की भयंकर ध्वति के कारण अंग्रेजी सत्ता मंदिर गिरकर ध्वस्त हो गया, परंतु यह ऐसा प्रलयी धक्का होगा, इसकी कलकत्ता और इंग्लैंड को कैसी अपूर्ण कल्पना थी। मेरठ के समाचार से पहले सरकार के विचार से हिंदुस्तान में पूर्ण शांति का राज था। यह छोड़े मेरठ में विस्फोट के बाद दिल्ली में नए साम्राज्य की घोषणा हुई। इस विस्फोट का अर्थ कलकत्ता की समझ में नहीं आया था। मेरठ के 10 मई के विस्फोट से 31 मई के सार्वजनिक विस्फोट तक विद्रोह की जलहर कहीं चली ही नहीं। यह देखकर हिंदुस्तान में कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, यही कल्पना कलकत्ता से सिर से मजबूती से बनी रही। 25 मई को गृह सचिव ने खुले रूप से घोषित किया, कलकत्ता से 600 मील की दूरी तक हर स्थान पर पूरी शांति है। बीच में लगा क्षण भर का विरल संकट अब नष्ट हो गया और थोड़े ही दिनों में अब सब ओर शांति और निर्भयता होगी, ऐसी आशा है। ये थोड़े दिन भी बीत गए। 31 मई आ गया। इधर उधर शांति और निर्भयता दिखने लगी। लखनऊ की रेजिडेंसी के चारों ओर, कानपुर के मैदान में, झांसी के झोकन बाग में, इलाहाबाद के बाजार में, बनारस के घाट पर सब ओर शांति और निर्भयता। तार यंत्र के राई राई से टुकड़े, रेलगाड़ियों, लोहे के पटरियां और रेल के पुल टूटे फूटे धूल में मिले हुए। हर नदी में यूरोपियनों के शव बहते हुए, रास्ते रास्ते में रक्त के ताल तलैया, सब ओर शांति और निर्भयता। तब कलकत्ता का मोह भंग हुआ। 12 जून को सारे यूरोपियनों नागरिकों ने स्वयं सेवकों की टोलियां बनाना चालू किया। यूरोपियन दुकानदार, बाबू, लेखक, असैनिक अधिकारी आदि सारे गोरों को लश्कर में भर्ती कर उनको कवायद सिखाना शुरू किया गया। 3 हफ्ते के अंदर नूतन शिक्षित स्वयं सेवकों की एक ब्रिगेड तैयार हो गई। घुड़सवार, पैदल और तोपखाना आदि की सहायता और शक्ति से कलकत्ता शहर की सुरक्षा करने की पूरी शक्ति आ जाने से उन्हें वह काम दिया गया और वहां के लश्करी यूरोपियनों सोल्जरों को बाहर विद्रोह के स्थानों पर भेजने की सुविधा सरकार को मिली। तारीख 13 जून को लॉर्ड कैनिंग ने स्वयं विधान परिषद जाकर नेटिव पत्रकारों के विरुद्ध एक बहुत कठोर और भयानक विधेयक पारित करा लिया, क्योंकि विद्रोह शुरू होते ही बंगाल के नेटिव पत्र खुलेआम विद्रोहियों की सहानुभूति में उत्साहवर्धक लेख लिखने लग गए थे। तारीख 14 जून रविवार के दिन कलकत्ता में शांति और निर्भयता का वास्तविक महोत्सव मनाया गया। उस दिन का वर्णन अंग्रेजी लेखक ही करे। जहां तहां भय, दहशत, आपाधापी और भागम भाग, बहुत विचित्र समाचार। सबको यह विश्वास हो गया कि बैरकपुर के सिपाही कलकत्ता पर आक्रमण करने आ रहे हैं। रास्ते के सारे गांव वाले विद्रोहियों से मिल रहे हैं। अवध का नवाब और उसके अनुयायी गार्डन रीच के बगीचों में चाकू चलाते घूम रहे हैं। जो मुख्य अधिकारी थे वे ही सबसे अधिक घबराए हुए थे। सरकार के सेक्रेटरी काउंसिल के सदस्यों की ओर भाग रहे हैं, पिस्तौल भर रहे हैं, हर दरवाजे के पीछे कबाड़ खड़ा कर रहे हैं। काउंसिल के सदस्य परिवार के साथ घबरा कर घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, जहाजों पर चढ़कर जान बचा रहे हैं। उनसे निचले दर्जे के अधिकारी भी वरिष्ठ जानों की राह पकड़कर अपनी अपनी मूल्यवान चीजें इकट्ठा कर किले में घुसकर तोपों के आश्रय में शरण पाने की भिक्षा मांगने लगे। गोरे लोग घोड़ों, गाड़ियों, पालकियों, हर तरह और प्रकार के वाहनों में भर भर कर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शहर के बाहर का हर ईसाई घर खुला पड़ा था।
आधा दर्जन निश्चयी धर्मांध रहे होते तो शहर का 3/4 भाग जलाकर राख कर देते। अंग्रेज सरकार की राजधानी में केवल एक बाजारू गप से इतनी शांति और निर्भरता व्याप्त हो गई। उस शांति निर्भयता के उत्पादक बैरकपुर के सिपाहियों और कलकत्ता में रह रहे अवध के नवाब के वजीर अली नक्की खान का उच्चाटन करने के लिए सरकार के ने कमर कसी। 14 जून की रात को बैरकपुर के सिपाही विद्रोह करेंगे, यह समाचार उन्हीं में से एक के द्वारा मिलने पर 14 जून को विद्रोह होने के पूर्व ही उनको तोपखाने के सामने लाकर निशस्त्र किया गया और 15 जून को अवध के नवाब और उसके वजीर को तत्काल जाकर राज्य की सुरक्षा के लिए पकड़ा गया। उनके जनान खाने से लेकर सारी जगहों की छानबीन की गई, पर उसमें कुछ भी सबूत नहीं मिला। फिर भी नवाब और उसके वजीर को कलकत्ता के किले में कैद कर दिया गया। इस तरह कलकत्ता शहर में जमा हो रहा बारूद का भंडार चिंगारी पड़ने से पहले ही खाली कर दिया गया। बंगाल प्रदेश भर के सिपाहियों में क्रांति रचना की गुप्त तैयारी करने वाला और कलकत्ता के एक निरुपद्रवी बाग में बैठकर अवध के राज सिंहासन को पुनः स्थापित करने के लिए इस विद्रोह का भयानक जाल बुनने वाला वजीर नक्की खान के किले में कैद होते ही बंगाल प्रांत की क्रांति का मानो सिर ही कट गया। किले में बंद होकर विद्रोहियों को गाली देने वाले अंग्रेजों के वजीर ने एक बार साफ साफ सुनाया, हिंदुस्तान में रचा गया यह भयानक विद्रोह मेरी दृष्टि से न्यायिक है। अवध की स्वतंत्रता छीनने का यह जैसे को तैसा प्रतिशोध है। न्याय का राजमार्ग छोड़कर तुम धोखे और स्वार्थ के कटीले रास्ते जानबूझकर घुसे हो तो लहूलुहान होने लगो तो इसमें आश्चर्य क्या है। प्रतिशोध के बीज बोए तब तुम हंस रहे थे, अब उसकी फसल पक रही है तो उसको दोष लोगों पर क्यों डालते हो। यदि कलकत्ता को सन 1857 के इस अति उग्र विद्रोह की ऐसी अधूरी धुंधली और स्पष्ट कल्पना थी तो कलकत्ता से आने वाली डाक रिपोर्ट पर पूरी तरह अवलंबित इंग्लैंड देश की कल्पना पहले कितनी अज्ञानजनक सुरक्षा में सोई होगी और बाद में एकाएक ज्ञात होने पर कैसे भत बाधा ग्रस्त बोराई सी हो गई, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। पार्लियामेंट में बैरकपुर, रामपुर, दमदम आदि से विद्रोह के समाचार आने के बाद हिंदुस्तान की ओर सबकी आंखें लग गई थी, परंतु मध्यांतर में कुछ भी महत्वपूर्ण समाचार ज्ञात न होने से फिर से सबको सुरक्षित लगने लगा। तारीख 11 जून को पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ सदस्यों के पूछे प्रश्नों पर प्रेसिडेंसी बोर्ड ऑफ कॉमर्स के प्रमुख अधिकारी ने कहा, बंगाल में हाल में घटित असंतोष से लोगों को घबराने का अब कोई कारण नहीं रह गया है, क्योंकि अपने आदरणीय और अभिजीत मित्र लॉर्ड द्वारा दर्शाई गई तत्परता, कड़ाई और तुरंत फुरत कार्यवाही से सेना में देखे गए असंतोष के बीज पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। हैव बीन कंप्लीटली पुट एन एंड टू। ये वाक्य पार्लियामेंट ने 11 जून को सुने। 11 जून। इसी समय हिंदुस्तान में घुड़सवारी की 11 रेजिमेंट, तोपखाने की 5 फील्ड बैटरियां, पैदल सेना की कम से कम 50 रेजिमेंट और करीब सारे सैपर्स और माइनर्स ने खुला विद्रोह किया हुआ था। पूरा अवध विद्रोहियों के हाथ में था। कानपुर और लखनऊ दोनों शहर घिरे हुए थे। सरकार के खजाने से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विद्रोहियों के हाथ लग गई थी। जिस क्षण पार्लियामेंट में लॉर्ड कनिंग द्वारा दर्शाई तत्परता, कड़ाई और तुरंत फुरत कार्यवाही से सेना में देखे गए असंतोष के बीज हैव बीन कंप्लीटली पुट एन एंड टू, आगे फिर जल्दी ही उन विषैले बीजों की अकालपित बाढ़ ने इंग्लैंड की मध्य रात्रि में भी नींद हराम कर दी। फिर भी कानपुर का अधूरा समाचार आते ही अत्यंत दुखी, भयग्रस्त एवं संक्षुब्ध अंग्रेजी जनता ने पार्लियामेंट में जब प्रश्न पूछे कि क्या कानपुर का समाचार सच है, तब अर्ल गैंडविल नामक सरदार ने उत्तर दिया कि सेना प्रमुख सर पैट्रिक ग्रांट ने मुझे पत्र भेजा है कि कानपुर की मार काट का वह समाचार पूरी तरह असत्य है, केवल वाइल फैब्रिकेशन है। एक सिपाही ने वह गप पहले बाजार में उड़ाई और उसकी उस नीचता का विस्फोट हो गया। इस भयंकर अफवाह के लिए उसे फांसी पर भी चढ़ा दिया गया।
पार्लियामेंट सभा के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी कानपुर के कत्लेआम की बात नर रक्त की मसी से नर मांस के पत्र पर घिनौने अक्षरों से खोदने में पूरी एक माह उलट गया। हाउस ऑफ कॉमर्स लॉर्ड्स की सभा में इस अफवाह को उसके उस काल्पनिक उत्पादक सिपाही के साथ ही फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजी कूटनीतिज्ञ थोड़े आराम से सांस ले पाए थे कि इंग्लैंड के किनारे पर वह वास्तविक आकर लग गई और सारा इंग्लैंड देश गुस्से अभिमान भंग से बेहोश पागल होकर पैर पटक पटक कर नाचने लगा। उसका वह पैर पटकना अभी तक चालू है। विद्रोह में विद्रोहियों के लिए कत्लेआम ने मनुष्य जाति के निर्मल यथ पर पक्की असुरी कालिमा चढ़ा दी। यह उनका गुस्से में कहना उनके लिखे इतिहास की पंक्ति पंक्ति से वे चीखें आज तक जोर जोर से सुनाई दे रही हैं और उन चीखों के अखंड हल्ले गुल्ले से विश्व के कान के पर्दे हमेशा के लिए फट गए। सन 1857 का नाम लेते ही उनके शरीर पर भय से कांटे और मुंह पर लज्जा की छाया आ जाती है। विद्रोहियों के नाम का उल्लेख उनके शत्रुओं को ही नहीं, पगले अनजानों को ही नहीं, जिसके लिए उन विद्रोहियों ने रक्त बहाया, उन अपनों को भी त्याज्य लगता है, निंद्य लगता है, पापाकारक लगता है। उनके शत्रु उन्हें राक्षस, पिशाच, रक्त प्रिय, नरक के कीड़े कहते हैं। उनके अनजाने उन्हें अमानुष, जंगली, अघोरी कहते हैं और जिन्हें देशबंधु अपना कहने से भी कतराते हैं। ऐसा भयानक हल्ला जहां तहां आज तक चल रहा है और आगे सत्य का स्वर सुनने की श्रवण क्षमता ही न रहे, इसके लिए विश्व की श्रवण क्षमता के कान इस अखंड हल्ले गुल्ले से फोड़ दिए गए हैं। विद्रोही राक्षस है, बाल हत्यारे हैं, रक्त प्रिय हैं, नरक कर्मी हैं, अमानुष है। खबरदार विश्व यदि दूसरा कुछ सुने तो। क्योंकि विद्रोहियों ने स्वदेश के लिए और स्वधर्म के लिए हम अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाया और प्रतिशोध की गर्जना करते हुए हमारा कत्लेआम किया। कत्लेआम भयंकर पाप है। मनुष्य जाति के अंतिम सौंदर्य ईश्वर के अवतार द्वारा, देवदूतों द्वारा और धर्म गुरु द्वारा प्रवर्तित अति उच्चा भविष्य जब वर्तमान होकर जिस समय न्याय स्वास्थ्य में जा पहुंचेगा, जब सत्य के पहले अनिषेध प्रत्यय कभी नहीं लगाया जाएगा और जब एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे कर ऐसे यीशु के शांति बोध को पहले गाल पर मारने वाले कोई ना बचने का कारण असंभवता आ जाएगी। उस आदर्श दैवी युग में यदि किसी ने विद्रोह किया, यदि किसी ने रक्त बिंदु गिराया और यदि किसी ने प्रतिशोध शब्द का उच्चारण किया, तो तत्काल उस कृति के कारण उस उच्चारण से वह पापी अधमत्व को प्राप्त होगा। क्योंकि जहां तहां सत्य का राज और हृदय में समाया होने पर विद्रोह पाप ही होगा। इधर उधर अहिंसा की समता हर हृदय में दृष्टिगोचर हो रही हो तो रक्त बिंदु गिराना पाप ही होगा और इधर उधर न्याय के चंद्र प्रकाश में हृदय की शीतलता व्याप्त होने पर प्रतिशोध शब्द का उच्चारण पाप ही होगा। ऐसे अबाधित न्यायकाल में ऐसा अन्याय मूलक उच्चारण सुनते ही किसी तरह की जांच किए बिना उस उच्चारण से ही उस कार्य को अधमत्व का दंड देना पूरी तरह अदूषणीय है।